तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल, खम्मा खणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त का जो मतलब हमारा नया मंथ स्टार्ट हो गया है। लास्ट हमने जुलाई में डिस्कस किया था और आज हमारा नया मंथ स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो रिजोल्यूशन करते हैं कि हम डेली पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और एक अपना मेंस आंसर राइटिंग ज़रूर करते रहेंगे, चाहे मेरे चैनल से कीजिए चाहे अपने स्तर पे कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन हमें डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इंपॉर्टेंट केस जो है जिनके हम एग्जाम्पल देते हैं पॉलिटी में कई सारे, और जिनको कई बार लिखने के लिए भी आ जाता है और इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। लाइक केशवानंद भारती विवाद क्या था। इवन इस बार तो इंटरव्यू में इस तरह भी पूछे गए हैं, केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, इस तरह मेनका गांधी बनाम। तो हमें ये सारे एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए, इस केस में क्या था वो भी याद होने चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस। तो बहुत मतलब ये केस जितना हमने और केस डिस्कस किए हैं उतना फेमस तो है, पर आप लोगों ने कम सुना होगा। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि 3 तलाक वाला मुद्दा भी बहुत चला है। तो दोस्तों इसको हम ज़्यादातर नॉर्मली हम जानते हैं शाहबानो केस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, 1978 का केस है। तो 100 शब्दों में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस केस में आखिर था क्या, इसका सारी बातें हम जान लेंगे, है ना। ठीक है, तो वापस से 3 तलाक से संबंधित, समान नागरिक संहिता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका एग्जाम्पल हमें देना है, क्योंकि समान नागरिक संहिता के जो लाने के क्रम में यह प्रथम प्रयास था और वर्तमान जो गवर्नमेंट हमारी है उसके चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लाने की बात बोली गई है। तो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि समान नागरिक संहिता अक्सर चर्चा में रहती है। इस पर भी हमने डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग आंसर राइटिंग कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो आप लोग नीचे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं शाहबानो। इसका पूरा नाम अगर आप देखना चाहो तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस 1978, 100 शब्दों में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर ये शाहबानो थी कौन। तो शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। तो कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? शाहबानो केस और शायरा बानो केस, 2 केस हैं दोस्तों। तो शाहबानो केस 1978 का और शायरा बानो जो केस है ना वो लेटेस्ट है। तो जब हम शाहबानो केस की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक शायरा बानो केस का नाम आता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला है कि हम अलग अलग पढ़ेंगे, सारे केस एक साथ नहीं पढ़ेंगे। तो शायरा बानो केस हम नेक्स्ट मतलब मैं टाइम के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, 78 के बाद में जो इंपॉर्टेंट केस होगा वो डिस्कस करेंगे। और शायरा बानो केस अब जो 3 तलाक वाला मैटर हुआ है ना उससे रिलेटेड है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट वालों में। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे शाहबानो बेगम केस में। तो शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। 60 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष से भी ज़्यादा की हो गई थी, वो एक्चुअली 62 ईयर्स की थी। उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। जब उनको तलाक दिया गया तो वो 5 बच्चों की माँ थी, और जब पति से अलग हुई तो उनके पास में कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था। दोस्तों हम सुनते हैं कि मुस्लिम लोगों में जो मतलब हमारे हिंदू विवाह एक्ट मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग हिंदू लोग चलते हैं, और मुस्लिम लोग कैसे चलते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो हमारे शादी विवाह तलाक के जो मैटर हैं वो अलग तरह से होते हैं और इनके अलग तरह से होते हैं, इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम, क्योंकि हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हम कहते हैं कि हर एक धर्म को अपने रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं, संस्कृतियों को मानने का अधिकार है, राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो मुस्लिमों ने भी यही बोला था कि भाई हम किसी भी तरह से शादी करें, किसी भी तरह से तलाक करें, बिकॉज ऑफ इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप लोग हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या होता है दोस्तों? शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सारे नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। उनके अपराध के नहीं, अपराध तो हमारे सबका सेम ही है, सीआरपीसी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। लेकिन शादी, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार और हमारे चलते हैं, मतलब आई मीन हिंदुओं के चलते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का जो है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब इनके चल रहे थे मुस्लिम पर्सनल लॉ में। तो जब शाहबानो बेगम का तलाक हुआ तब ये 62 ईयर्स लगभग की थी,
और दोस्तों ये बात है 1978 की, ठीक है। ये 5 बच्चों की माँ थी। अब इनके पति ने इनको एकदम से तलाक दे दिया, और अब जब इनको तलाक दिया तो 5 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए इनके पास में कुछ भी नहीं था, है ना। तो इन्होंने, अब दोस्तों पहली महिला बनी शाहबानो जो कोर्ट में गई। नहीं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी मुस्लिम महिला तलाक दिए हुए पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है ना। लेकिन ये महिला पहली बार कोर्ट गई, है ना। और कोर्ट जब वह गई तो दंड प्रक्रिया संहिता जो अपना सीआरपीसी एक्ट है उसकी धारा 125 के अंतर्गत उन्होंने पति से भरण पोषण के भत्ता देने की मांग की। न्यायालय द्वारा शाहबानो के पक्ष में फैसला देने पर उनके पति सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। अब दोस्तों इसमें वैसे मैं आपको ये ऐसे केस तो शायद ही आए कि अगर ये केस ही दे दिया और बोला कि इस केस के बारे में लिखो, लेकिन हमें एग्जाम्पल देने के लिए केस बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टोरी जैसा ही लिखा है, ऐसे आंसर राइटिंग जैसा नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें थी स्टोरी और बस इससे हमें समझना क्या है उस जैसा कुछ है। तो आप भी स्टोरी जैसे ही से पढ़ना और हमें समझना क्या है, इस केस से हमें सीख क्या मिलती है और इस केस से हमारे संविधान में क्या चेंजेस हुए वो हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों शाहबानो जी ने सहारा लिया हमारी दंड संहिता सीआरपीसी का, और सीआरपीसी की धारा 125 कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी महिला मतलब अपनी जो वुमन क्या बोलते हैं वाइफ को तलाक देता है तो उसे भरण पोषण देना होगा, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग चली गई। अब इनकी डिमांड थी, शाहबानो जी की डिमांड थी कि बिकॉज ऑफ आई एम ए इंडियन सिटीज़न, ये इंडियन सिटीज़न है और इंडियन सिटीज़न होने के अकॉर्डिंग मुझे भी भरण पोषण का अधिकार है, क्योंकि मेरे संविधान में ये लिखा गया है तो मुझे भी भरण पोषण का अधिकार है। दूसरी तरफ इनके पति की डिमांड थी कि आप हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पति तलाक देने के पश्चात महिला को भरण पोषण देगा, भत्ता देगा, एलिमनी देगा, ठीक है। तो दोनों बातें हो गई है ना, इन दोनों की बातें सुनी गई। ये कोर्ट ये अब इनके लोकल न्यायालय में पहुंचा था सबसे पहले ये मामला। इनके लोकल न्यायालय ने दोस्तों शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि जब भी धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो हमारा सरकार हमारा संविधान कहता है कि हम नॉर्मली किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हर एक धर्म के व्यक्तियों को प्रचार प्रसार स्वतंत्रता अपनाने की सब कुछ की छूट है ना। लेकिन एक धर्म की वजह से अगर किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब जीवन जीने के अधिकार पर, है ना, गरिमापूर्ण जीवन पर, या फिर किसी व्यक्ति को हानि होती है ना, तो राज्य आएगा और इंटरफेयर करेगा। लाइक कि हिंदुओं में जैसे हिंदू सती प्रथा अधिनियम थी, हम भी कह सकते हैं कि भाई ये हमारे धर्म के अकॉर्डिंग है। और कहा भी था हमने, हमारे जो रूढ़िवादी लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि जैसे कि बाल विवाह था अपना, सती प्रथा थी अपनी, दहेज प्रथा था अपना, ये अपने अकॉर्डिंग तो धर्म के अकॉर्डिंग सही है ना। लेकिन वास्तव में ये गलत थे तो संविधान ने इसे अमान्य करार किया और धीरे धीरे सोसाइटी ने भी स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भाई धर्म वरम सब एक तरफ है, लेकिन एक महिला और उसका जीवन जरूरी है, और अगर आप उसको तलाक दे रहे हो तो उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एटलीस्ट उसका गुजारा भत्ते के लिए ज़रूरी है, मतलब उसका आगे का जीवन वो निर्वाह तो कर पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि एलिमनी दी जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ हो चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, ये एक तरफ रखे जाएंगे, किसी का जीवन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यह कोर्ट ने फैसला दिया, कहाँ यह फैसला दिया उन्होंने, जो मतलब उनका लोकल कोर्ट था। सबसे पहले हम लोकल कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद में वो गई दोस्तों मतलब उनका पति 25 रुपये का गुजारा भत्ता देने की बात लोकल कोर्ट ने की थी, ठीक है। तो अब जो शायरा बानो जी को है ना ये गुजारा भत्ता पसंद नहीं आया कि 25 रुपये में मैं क्या ही कर लूँगी, तो शायरा बानो जी पहुँची मतलब ऊपर के हाई कोर्ट, लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँची थी वो, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँची और उसमें उन्होंने अर्जी दायर की, और उसमें उन्होंने दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सेम फैसला रखा कि इनके जो पति हैं उनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, और गुजारा भत्ते की रकम उन्होंने 25 से बढ़ाकर लगभग 178 रुपीज़ कर दी। उस जमाने में 1978 की बात है, उस जमाने में 178 रुपीज़ बहुत बड़े होते थे, है ना। तो लाइक एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ये सेट कर दिया कि 178 रुपये आपको इनको देने पड़ेंगे गुजारा भत्ते के रूप में, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गुजारा भत्ता है ये इनके पतिदेव जी को पसंद नहीं आया कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। 1985 में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेम बात कही, धर्म, पर्सनल लॉ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सब एक तरफ है, एक महिला का या फिर किसी भी व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार एक तरफ है। अगर आपने एक महिला से शादी करी है और आप उसे बीच सफर में छोड़ के जा
रहे हो तो आपको ज़रूरत है कि कम से कम उसका यार ध्यान तो रखो, है ना। मतलब सफ़र तो छोड़ दिया, लेकिन उसका ध्यान तो रखो। पैसे तो दो, 5 बच्चों को कहाँ से पालेगी, है ना। और दोस्तों, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी लीक से हटकर फैसला दिया और सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी हो, अगर महिला को तलाक देता है तो एलिमनी देने का हक बनता है, महिला का एलिमनी पाने का हक बनता है और पुरुष को यह देना पड़ेगा। इसमें कोई भी धर्म कानून आड़े नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया दोस्तों 1985 में। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ना, ये बहुत लीग से हटकर था और 1985 का ज़माना और आज के ज़माने में बहुत अंतर था। इस बात का विरोध दोस्तों उस टाइम के सभी जो धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म गुरु खासकर, और धर्मों को तो क्या ही मतलब था, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध कर दिया इस चीज़ का कि आप तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहे हो। और उस समय फिर क्या हुआ कि मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण तत्कालीन पीएम राजीव गांधी थे दोस्तों 1985 में, और सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1981 पारित किया और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों। हर एक सरकार को अपने वोटों की राजनीति के आगे, यहाँ बात राजीव गांधी सरकार की नहीं है, कोई भी सरकार हो, है ना, वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकना पड़ता है। और उस सरकार को उस टाइम ये लगा कि अगर हमने ये वाला फैसला रहने दिया तो हमारे इस संप्रदाय के जो वोट हैं वो पूरी तरह से चले जाएंगे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को एक कानून के द्वारा चेंज कर दिया, और वो कानून था मुस्लिम महिला अधिनियम 1981 या 82 था आई थिंक। इसमें यह लिखा गया था कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद में किसी भी तरह का गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा। इस कानून का मतलब क्या हुआ? इस कानून का मतलब हुआ कि इस कानून को लाने का एकमात्र एम यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उस महिला को भत्ता दिया जाएगा, गुजारा भत्ता, वो एकदम पलट दिया गया, ठीक है। अब ये फैसला पलट गया, है ना। अब इसका दोस्तों विश्व मतलब भारतीय पूरे स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन मुस्लिम स्तर पर जो विरोध हुआ था भत्ता देने का, वो मतलब एक तरह से मुस्लिम लोगों को संतुष्ट करने के लिए सरकार ने उस टाइम पे ये गलत फैसला ले लिया, है ना, जिसके अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। इस कानून के अकॉर्डिंग ये बात फिर से लागू कर दी गई। इस तरह शाह बानो जी केस जीतकर भी जीत नहीं पाई और मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में उन्हें अपने पति से मिलने वाला भत्ता त्यागना पड़ा। हालांकि जो शाह बानो जी हैं, अब दोस्तों कई बार है ना, केशवानंद भारती वाले केस में भी हमारी बात हुई थी, इतना बड़ा केस है, उसने एक अलग ही मतलब संविधान को एक अलग ही चीज़ से परिचय करवाया। फिर भी मतलब इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या केशवानंद भारती जी अपना केस जीत गए थे या हार गए थे, तो वास्तव में केशवानंद खुद तो जो थे वो केस हार गए थे ना, इसी से सेम, लेकिन उन्होंने उस केस को संविधान के मूल ढांचे से संबंधित बहुत बड़ी एक मतलब अलग ही ट्रेंड पे ले गया था वो केस। तो हमारे मतलब मील का पत्थर हमारे संविधान की चीज़ में वो साबित हुआ। और इसी से इसमें भी सेम यही हुआ दोस्तों। शाह बानो जी बेगम जो है वो तीनों कोर्टों में, मतलब लोकल कोर्ट में भी, फिर एमपी कोर्ट में भी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, तीनों कोर्टों में दोस्तों वो केस जीत गई, लेकिन फिर एक लॉ बना और उसे गुजारा भत्ता नहीं मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हालांकि शाह बानो बेगम केस जीती थी, बट वो केस जीत कर भी हार गई, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो केस जीतना चाहती थी वो चीज़ तो उन्हें मिल ही नहीं पाई, है ना। ये उस समय की सिचुएशन है, ठीक है। हालांकि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफ़ी मामले में सुनवाई के दौरान शाह बानो केस के फैसले को पुनः सही ठहराते हुए मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं का भत्ता सुनिश्चित कर दिया। तो 2001 में दोस्तों फिर एक और एक ऐसा केस आया था जिसका नाम था डेनियल लतीफ़ी मामला। उसमें उन्होंने इस केस में फिर से जो शाह बानो बेगम वाले केस की जो उसमें फैसला दिया गया था उसको जीवित किया गया और कहा गया कि बिल्कुल सही बात है कि अगर मुस्लिम भी तलाक देते हैं तो मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगी। है 2001 में किया गया, लेकिन उस समय शाह बानो जी को 1985 के कानून के मुताबिक उनको वहाँ पे गुजारा भत्ता नहीं मिल पाया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट इसको हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे। इस प्रकार शाह बानो केस स्वतंत्र भारत का पहला मामला था जिसने मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की तरफ कदम बढ़ा दिया था। आगे चलकर यह केस समान नागरिक संहिता की तरफ उत्प्रेरक का कार्य इस केस ने किया। तो दोस्तों शाह बानो को चाहे उस समय गुजारा भत्ता मिला या नहीं मिला, लेकिन पहली बार मुस्लिम महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाई तो उन्हें यह पता चला कि देश का कानून, देश का संविधान आपके साथ खड़ा है हर कदम पे। और आगे चलकर
मतलब मुस्लिम महिलाओं ने फिर जब दोस्तों एक महिला की क्रांति या मतलब किसी भी एक व्यक्ति की क्रांति दबाई जाती है तो आगे उसके जैसे 100 लोग खड़े हो जाते हैं, और ऐसा ही फिर मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ। और आज मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है भी, है ना। तो दोस्तों यह केस मुस्लिम महिलाओं को बराबरी की राह दिखाने में वाला पहला केस था। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि एक मतलब मील का पत्थर, हम बोल सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ। आगे फिर ऐसी बहुत सी महिलाएं निकल के आई और उनको एलिमनी मिली भी, ठीक है। और दोस्तों समान नागरिक संहिता की तरफ यह उत्प्रेरक बना है। बिकॉज ऑफ समान नागरिक संहिता क्या कहती है कि भाई धर्म वर्म सब एक तरफ है, समान कानून और समान संविधान के अकॉर्डिंग देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, है ना। चाहे विवाह हो, चलो विवाह में रस्में अपने अपने अपना लो, लेकिन तलाक के समय एक जैसे कानून हो, गुजारा भत्ते में एक जैसे कानून हो, उत्तराधिकार में एक जैसे कानून हो, ये सब तो कम से कम एक जैसे हो। हमारे देश में गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दोस्तों हमारे स्वतंत्र होने से पहले से ही वहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। बाकी इंडिया में कहीं भी लागू नहीं है। नई सरकार का यह घोषणा पत्र है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और सरकार इसकी तरफ अग्रसर भी है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ऐसे बयान देता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो बहुत जल्दी हमारे देश में समान नागरिक संहिता हो सकता है लागू हो जाए, लेकिन यह एक साथ तो नहीं होने वाली है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करेंगे, तभी सोसाइटी या आमजन इसे अपना पाएगा। तो ये था दोस्तों शाहबानो बेगम केस। सेम ऐसा ही केस शायरा बानो बेगम केस है 3 तलाक से रिलेटेड, वो हम लेटेस्ट में अध्ययन करेंगे। ये हमने पहला मतलब 1978 पहले 73 वाला किया था, फिर मेनका गांधी वाला किया था, और अब ये वाला केस। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब अगला वाला जो भी इंपॉर्टेंट केस होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हम इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हमारे पॉलिटी से रिलेटेड ही पढ़ा रही हूँ मैं। पॉलिटी में बहुतों बार पूछे जाते हैं और बहुतों क्वेश्चंस में हमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, इसलिए मैं ये सब आपको पढ़ा रही हूँ। तो आई होप आंसर राइटिंग में ये वीडियोज़ आपकी मदद कर रहे होंगे। अगर मदद कर रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और जिन भी दोस्तों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक शेयर भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।